सेक्स एजुकेशन की कहीं ना कहीं इंडिया में कमी है, बहुत ना तो ज्यादा। हमने कभी पढ़ी है, ना शायद हमारे बच्चे आज की डेट में सेक्स एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है। अब बच्चों की आप क्या बात करते हैं, टीचर्स भी इसके लिए ओपन नहीं है। दे आर बिल्कुल नॉट ठीक बात है। कंफर्टेबल अबाउट टॉकिंग अबाउट पेनिस, अबाउट वेजाइना, तो उनको भी सेक्स एजुकेशन की जरूरत है। जिम में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनको अक्सर सेक्स प्रॉब्लम होती सेक्स प्रॉब्लम हो जाती है। या ये ट्रू है इसका ये मतलब। मास्टरबेशन करने से क्या एक्चुअल में कोई कमजोरी आती है? इससे कोई कमजोरी नहीं आती। काम सूत्र की बात करें तो उसके अंदर एटलीस्ट 64 पोजीशंस का जिक्र किया हुआ है, बट दे आर टू मच, बट दैट इज नॉट यूजुअल। यूजुअल की बात करें लाइफ के अंदर तो केवल 4 बेसिक पोजीशन होती हैं। जी सर, शिलाजीत और वियाग्रा जिसका बहुत कॉमनली हम देखने को मिलता है, क्या इससे सेक्सुअल प्रॉब्लम फिक्स एक्चुअल में हो पाती है? इट कैन किल यू। कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम क्या है सर मेंस में? 2/3 फीमेल्स में ही केवल ऑर्गाज्म होता है, 100% फीमेल्स में ऑर्गाज्म नहीं होता। क्या सेक्स करने की कोई एक उम्र होती है कि इस एज के बाद में सेक्स नहीं हो सकता है? तो यू कैन हैव सेक्स टिल 100 इयर्स ऑफ एज। ओह, कुछ फीमेल्स होती हैं जो अपने जेनिटेलिया को बहुत ज्यादा रब करती हैं, बहुत ज्यादा धोती हैं, दे फॉल इनटू ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फेक्शंस। हेलो व्यूवर्स, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर सतीश, जो कि विवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और एक बहुत ही फेमस सेक्सोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर सतीश लास्ट 25 साल से सेक्सुअल हेल्थ पे वर्क कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हजारों पेशेंट्स को अभी तक ये ठीक कर चुके हैं। आइए डॉक्टर सतीश से सेक्सुअल हेल्थ पे बात करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर कौन होता है, या उसके लिए कोई स्पेशल पढ़ाई करनी पड़ती है या कोई डिग्री होती है इसके लिए? देखिए, अभी तक इंडिया में ऐसी कोई डिग्री अवेलेबल नहीं है। बाय डेफिनेशन सेक्सोलॉजिस्ट वो होता है हु डील्स विद द सेक्सुअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सेक्सोलॉजिस्ट केवल इंटरकोर्स से संबंधित प्रॉब्लम्स को ही डील करता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ओके। एक्चुअली हम लोग जेनिटेलिया से डील करते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया, स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू एडल्टहुड टू ओल्ड एज। तो सब तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इट में इंक्लूड इन्फेक्शंस, इट कैन इंक्लूड डेवलपमेंट, इट कैन इंक्लूड योर वर्किंग, इट कैन इंक्लूड योर सेक्सुअल थिंकिंग, राइट। जो जेंडर डिस्फोरिया होता है, जो तीसरा सेक्स होता है जिसको कहते हैं अच्छा अच्छा, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर्स। ओके। ट्रांसजेंडर से भी हम डील करते हैं। ओके। या ट्रांसजेंडर से डील करना हमारा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, बिकॉज दैट इज ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्स, राइट। तो हमारा फील्ड काफ़ी वाइड होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंडिया में इस तरह की कोई डिग्री अवेलेबल नहीं है। तो मैंने पहले साइकेट्री में अपनी स्पेशलाइजेशन की। साइकेट्री के बाद मैंने फिर फॉरेन कंट्री से इसके बारे में ट्रेनिंग लेकर इसका एग्ज़ाम पास किया था। ओके। तो बीइंग ए साइकेट्रिस्ट आप सेक्सोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कोई मेडिकल डिग्रीज हैं जो सेक्सोलॉजी पे वर्क कर सकते हैं और कर रहे हैं? वैसे तो इंडिया में बहुत से लोग वर्क करते हैं, लेकिन अंडरस्टूड ये होता है कि या तो साइकेट्रिस्ट करते हैं या फिर यूरोलॉजिस्ट करते हैं। यूरोलॉजिस्ट जो वैसे सर्जन होते हैं, राइट राइट राइट, और दे आर स्पेशलाइजिंग इन यूरोजेनाइटल एरियाज, तो वो इसके बारे में काम करते हैं। राइट राइट। जैसे कि सुनने में आता है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम का मेजर जो कनेक्शन है वो माइंड से है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि साइकेट्रिस्ट इसके लिए बेस्ट रहते हैं। दैट्स ट्रू। साइकेट्री की पढ़ाई के अंदर इसमें काफ़ी हिस्सा इसमें इन्वॉल्व होता है। हमें ये हमारे ये सिलेबस का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हम सेक्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये सोच गलत है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम केवल माइंड से होती हैं। ओके। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी। ओके। You can say 30-40%, maybe at the most 50% mind, rest it is body. ऑलराइट सर, जैसे कि आप 35 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी सेक्सुअल प्रॉब्लम इतनी थी जितनी आज है, या कुछ चेंज हुआ है? सेक्सुअल प्रॉब्लम हमेशा से ही सोसाइटी के अंदर काफ़ी हाई इंसिडेंस के अंदर रही हैं, काफ़ी लोगों को रही हैं। अब फ़र्क ये आ गया है कि थोड़ी थोड़ी मैं ये शब्द यूज़ करूँगा, थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस होने लगी है और लोग
अब क्वालिफाइड लोगों के पास जाने लगे हैं। हम्म दूसरा कारण ये भी था कि क्वालिफाइड लोग हैं ही बहुत कम। हम्म सभी अपने आप को सेक्सोलॉजिस्ट कहने की कोशिश करते हैं और क्वैक्स बहुत ज़्यादा हैं राइट इस राइट एरिया में। हम्म तो क्वालिफाइड लोगों की बहुत कमी है इसके अंदर, राइट इसलिए प्रॉब्लम्स तो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा रही है, जी जी लेकिन ये रिकॉग्नाइज नहीं होती थी। राइट इससे लोग परेशान होते रहते थे, उनकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट होता रहता था, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था एंड रिजल्ट्स होते थे इसके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले ज़्यादातर नीम हकीम इस पे वो काम कर रहे नीम होते थे। हकीम आज भी हैं, आज भी बहुत हैं। हैं, जी जी बहुत हैं। हर गली मोहल्ले के कोने पर आपको एक नीम हकीम मिल जाएगा। राइट 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। या फिजिकल फिटनेस और सेक्सुअल हेल्थ के बीच में भी कोई क्या रिलेशन है? इसके बीच में बहुत गहरा रिलेशन है। ओके देखिए, हम अपने हर मरीज को ये बताते हैं कि हम 3 बातें अपने हर मरीज को बताते हैं हम्म कि आप अपनी सेक्सुअल हेल्थ को कैसे ठीक रख सकते हैं। ओके नंबर 1, एडिक्वेट स्लीप। Right. एटलीस्ट ऐसा माना जाता है कि 7 से 7.5 घंटे की आपको गुड क्वालिटी स्लीप लेनी चाहिए। ओके सेकेंडली, फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस का जो क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं, दैट इज 210 मिनट्स हाई वॉल्यूम एक्सरसाइज इन ए वीक। ओके सो दैट मीन्स के ऑलमोस्ट 30 मिनट्स ईच डे। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, एक्सरसाइज एक्सरसाइज भी एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, ओके अदरवाइज आपकी सेक्सुअल हेल्थ नीचे भी जा सकती है। इट शुड बी मॉडरेट। ओके इसलिए बहुत बार सुनने को मिलता है कि जो जिम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनको उनको अक्सर सेक्स प्रॉब्लम होती सेक्स प्रॉब्लम हो जाती है है। या ये ट्रू है इसका ये मतलब? ट्रू है। ओह, अगर आप एक्सेसिवली फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपको सेक्स प्रॉब्लम कोई ना कोई, उसका रीज़न क्या है, व्हाई डू आई से सो? हम्म उसका रीज़न ये है कि अगर आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स ले लेता है। ओके मतलब वो एक पॉजिटिव की बजाय एक नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है। कॉर्टिसोल लेवल आपका बढ़ जाता है। एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। कोर्टिसोल कॉर्टिसोल बढ़ने से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है या आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी कम हो सकता है। ओके जबकि आपकी अगर मॉडरेट एक्सरसाइज है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल इज गोइंग टू गो अप। सो वी और शुड गो फॉर मॉडरेट एक्सरसाइज। या मॉडरेट एक्सरसाइज। सर मास्टरबेशन करने से क्या एक्चुअल में कोई कमजोरी आती है? देखिए, मास्टरबेशन एज सच इससे कोई कमजोरी नहीं आती। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी जनरली किसी भी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से आप पूछेंगे तो वो झट से यही कहेंगे कि नहीं साहब, इससे कोई कमजोरी नहीं आती, ये बिल्कुल एक मिथ्या है, अवधारणा गलत है, ये इससे कुछ नहीं होता है। दैट्स ट्रू। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेकिन है। एक कंडीशन ऐसी आइडेंटिफाई की गई है जी जिसको हम कहते हैं पोस्ट इजैकुलेटरी सिंड्रोम। ओके तो हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो ये कहते हैं कि मास्टरबेशन, यानी उनको किसी भी तरह का इजैकुलेशन, इजैकुलेशन मास्टरबेशन से भी हो सकता है, इजैकुलेशन नाइटफॉल से भी हो सकता है, इवन इंटरकोर्स से भी हो सकता है। राइट तो जनरली हम जो देखते हैं मास्टरबेशन या नाइटफॉल। ओके इससे जब इनका इजैकुलेशन हो जाता था उसके बाद उनको 2 से 5 दिन तक बड़ी कमज़ोरी सी लगती है, उनको जैसे फ्लू महसूस होता है ऐसे सिम्टम्स आते हैं। उनको नाक बहना हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, नींद ज़्यादा आ सकती है और इस तरह के कुछ सिम्टम्स आते हैं। ओके इसको बोलते हैं पोस्ट इजैकुलेटरी सिंड्रोम। ओके ऐसा माना जाता है वेस्टर्न लिटरेचर में कि इसका कारण होता है कि जो उन लोगों में सीमेन से उनको सेंसिटिविटी हो जाती है, जिससे उनको ये प्रॉब्लम होती है। हालांकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा कभी नहीं देखा। ओके इनको हम बड़ी आसानी से इनको ठीक कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट ए बिग प्रॉब्लम एट ऑल। राइट जब जैसा कि आप कह रहे हैं कि मास्टरबेशन कोई डिजीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो लोग इतना स्ट्रेस में क्यों रहते हैं, स्पेशली यंग पीपल? स्ट्रेस में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने किसी दोस्त से सुना था या अपने किसी पेरेंट से सुना था, किसी घरवाले से सुना था, जानकार से सुना था, या कहीं पढ़ा था, या कहीं और से उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मास्टरबेशन से ऐसा ऐसा होता है। हम सेक्स के बारे में ओपनली बात नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनरली हम नहीं करते, आज भी अपनी फैमिलीज में टैबू है। हैश हश वॉइस में बात करते हैं। जी जी अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछते हैं तो वो जैसे कालीन के नीचे सरका देते हैं बात को, या कोई और बात को Right, उसमें
कहीं और उसको ले जी, जाते जी। हैं बात को, भी तू क्या करेगा जानकर। हम्म, हालांकि उनको ये नहीं पता होता कि उनका बच्चा शायद उनसे ज़्यादा जानता है। वो आजकल इंटरनेट की वजह से ये सब बिल्कुल कुछ बिल्कुल। होता है। तो मास्टरबेशन के बारे में उन्होंने सुना होता है हम्म, कि मास्टरबेशन से ऐसा होता है। आप ये मान के चलिए कि दुनिया में लगभग हर तरह की बीमारी को मास्टरबेशन से जोड़ा गया है, बिल्कुल। लेकिन ये सच नहीं है, ऐसा नहीं होता। जैसे कि वीकनेस होना, हाँ, आपकी हार्मोन्स डेवलप नहीं होना, हाँ, हाँ। आपकी लेजीनेस रहना, ये सब। ऐसा 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 कुछ नहीं होता है। ईडी की प्रॉब्लम होती है क्या मास्टरबेशन करने से? मैंने जैसा अभी जिक्र किया, हाँ, हाँ। मास्टरबेशन के बाद यदि आप बहुत टेंशन में हो जाएं, जी, जी। बहुत एंग्जाइटी आपको हो जाए, तो देयर इज नो तो डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ओके। पर एंग्जाइटी की वजह से आपको ईडी हो सकती है, ओह! जो कि आप मास्टरबेशन से जोड़ सकते हैं, हुँ, पर ऐसा नहीं होता। आपको मैं यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ऑब्जर्वेशन है, एक साइंटिफिक रिसर्च है, जो मैं आपको ज़िक्र करना चाहूँगा। मास्टरबेशन भी आप कई तरह से कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली तो आदमी हैंड से करता हैंड से है, करते हैं। लेकिन कुछ लोग उसको उल्टा होके मास्टरबेशन करते जी, हैं। जी, जैसे जी। दे ट्राई टू रब देयर जेनिटल्स राइट, ऑन राइट। सम हुँ, बेड और पिलो। हुँ। तो जो लोग ऐसा करते हैं उनमें डिलेड डिस्चार्ज देखा गया है, ओह! डिफिकल्ट टू डिस्चार्ज, इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। मैं फिर यही कहूँगा कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने अपनी प्रैक्टिस में इस तरह की बातें नहीं देखी हैं, लेकिन लिटरेचर में ऐसा होता है। ओके। फीमेल के बीच में मास्टरबेशन कितना कॉमन है? फीमेल में मास्टरबेशन इज नॉट अनकॉमन, आई शुड ओके, से दैट। ओके। देखिए, यदि हम इंडिया की बात करें, हुँ, हुँ। यदि हम इंडिया की बात करें, तो तकरीबन 30 से 40% फीमेल्स ऐसा एक्सेप्ट करती हैं कि उन्होंने कभी ना कभी मास्टरबेट किया है। ओके। इट मे बी लिटिल मोर देन दैट, मे बी मोर देन 50%। हुँ, हुँ। ये मैं आपको सर्वेज की रिजल्ट्स बता रहा हूँ। ओके। और केवल 21 से 25% ऐसी फीमेल्स होती हैं जो ऐसा कहेंगी कि वो रेगुलरली मास्टरबेट करती हैं। सरप्राइजिंग। बट इफ यू कंपेयर इट विद मेल्स, इट इज हुँ, मच लेस। ओके। मेल्स में इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 90%। 90%। या फोरप्ले का सेक्स परफॉर्मेंस में कितना बड़ा रोल है सर? देखिए, अगर आप सेक्स को समझने की कोशिश करें जी, तो सेक्स के कुछ स्टेजेस होते हैं। जी। हम इसको बोलते हैं सेक्सुअल साइकिल। ओके। सेक्सुअल साइकिल में जैसे अलग अलग तरह के सेक्सुअल साइकिल होते हैं, जिसके अंदर पहले तो आपको डिजायर होती है, हुँ, राइट, सेक्स करने की इच्छा। हुँ, हुँ। फिर आपको अराउजल होता है, हम्म। यानी कि एक्साइटमेंट होता है। ठीक है। फीमेल्स में इसका उल्टा भी हो जाता है कई बार। हुँ, एक इसका मॉडल होता है जिसके अंदर हम ये कहते हैं, फीमेल्स में पहले अराउजल हो जाता है, फिर डिजायर होती है। ओके। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हुँ, अराउजल के बाद फिर थोड़ी देर तक वैसा ही अराउजल, अराउजल का मतलब एक्साइटमेंट, करेक्ट। एक्साइटमेंट होती है। उसके बाद फिर डिस्चार्ज या इजैकुलेशन होता है। ओके। उसके बाद की जो स्टेज है वो है लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब ये होता है कि उस पीरियड के दौरान, लेटेंसी 15 मिनट की भी हो सकती है, आधा घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, और कुछ दिनों की भी हो सकती है। हुँ, उस पीरियड के दौरान आप अगला सेक्सुअल साइकिल शुरू नहीं कर सकते। ओके। योर बॉडी इज गेटिंग रेडी टू स्टार्ट अनदर साइकिल। ओह! लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि हमने एक बार स्टार्ट कर दिया है, वो अपनी बॉडी को मशीन समझते हैं या कंप्यूटर समझते हैं। एक बार हो गया है तो हम इमीडिएटली दोबारा कर स्टार्ट कर सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं होता है। सकता। हाँ, हाँ, ऐसा हाँ। हो नहीं जी, सकता। जी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल, ओके। इट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड, राइट। अब हम बात कर रहे हैं फोर प्ले की। फोर प्ले, ये समझ लीजिए कि इट इज़ ए गेटवे टुवार्ड्स अराउजल। ओके। अब अराउजल तो मस्ट है, अराउजल के बिना तो ना फीमेल का है ना मेल का है, राइट, राइट। कोई सेक्स नहीं हो कोई सकता है। सेक्स नहीं हो सकता। उसी के बाद डिजायर होगी, या जी। डिजायर के बाद आपको अराउजल होगा। लेकिन फोरप्ले के द्वारा आप अराउजल तक पहुंच क्रिएट सकते कर हैं। सकते हो। इट कैन बी एक्सेप्शन, हुँ, लाइक ए क्विकी सेक्स, हुँ। जिसके अंदर फोरप्ले नहीं हो, आप डायरेक्टली पेनिट्रेट करके सेक्स कर सकते हैं। जी, जी। दैट इज अ रेयर, आई मीन दैट इज नॉट सो कॉमन। हुँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अधिकतर समय फोरप्ले लीड्स टू एक्साइटमेंट ओके, and then further stages. ओके। Foreplay is a must. I would say foreplay is 80% of the sex, rest it is 20%. 20%। Yes.
क्या 6 पोजीशंस का और परफॉर्मेंस के बीच में भी कोई रिलेशन है? नॉट रियली, ओके। नॉट रियली, दैट डिपेंड्स। पोजीशन का मतलब यही है कि आप बड़े आसानी से और कंफर्टेबली पेनिट्रेट कर सकें, जी। जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही पूरी तरह से कंफर्टेबल हों, राइट, और आप उसको पूरा एंजॉय कर सकें, ठीक है। ठीक है। और फिर आपका जो प्लेट्यू फेज, जिसको मैंने आपको बताया, जिसके जी, अंदर जी। प्लेट्यू इज कंटिन्यूअस अराउजल। ओके। कंटिन्यूअस अराउजल का जो फेज है, जिसके अंदर यू टेंड टू स्ट्रोक, राइट, राइट। जो स्ट्रोकिंग का प्रोसेस है वो आप इसमें आराम से कर सकें, दैट पोजीशन इज नॉर्मल फॉर यू। अब देखिए, पोजीशंस की जहाँ तक बात है, अगर हम कामसूत्र की बात करें जी। तो उसके अंदर वात्सायन ने एटलीस्ट 64 पोजीशंस का जिक्र किया हुआ है, बट दे आर टू मच। आपकी बॉडी जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्रोबैटिक होनी चाहिए, राइट। बट दैट इज़ नॉट यूजुअल। यूजुअल की बात करें लाइफ के अंदर तो केवल 4 बेसिक पोजीशन होती हैं, जी, जी। मिशनरी, काउगर्ल, हुँ, रियर हुँ। और स्पून पोजीशन। ओके। ये 4 बेसिक पोजीशन हैं। इसके अंदर आप अधिकतर सेक्स कर सकते हैं, हुँ, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप वो आपके लिए सही है। ओके। केवल यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जानने की, जो हो सकता है कि हमारे दर्शकों में से कुछ लोगों के फ़ायदे की हो। अगर आप और आपका पार्टनर दोनों ही थोड़े ज़्यादा भार है आपका, आप बहुत ओबीज़ हैं, मोटे हैं और आपकी बेली आगे आई हुई है, तो जनरल पोजीशंस आप उसके लिए आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं। जी। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, हम उनको टेबल टॉप पोजीशन बताते हैं। टेबल टॉप पोजीशन इज बेस्ट फॉर पीपल हु आर ओबीज, ओके। अदरवाइज उनका पेनिट्रेशन नहीं होता नहीं है, हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हुँ। सो टेबल टॉप पोजीशन में सिंपल होती है। जो फीमेल है वो बेड के ऊपर शी विल लाई डाउन, लेट जाएगी, और हुँ, बेड की बिल्कुल नीचे की तरफ जो बाउंड्री है हुँ, हुँ, वहां तक आ जाएगी, हुँ, हुँ, अपनी टांगों को ऐसे कर लेगी। हुँ, मेल जो है उसके सामने जमीन पर खड़ा होके हुँ। पेनिट्रेट कर लेगा। ओके। सो दैट इज द वे। अदरवाइज उनका जनरली हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जिनमें इसकी वजह से कंज्यूमेशन नहीं हो पाता है, मैरिज के बाद रिलेशन नहीं बन पाते हैं। अच्छा। सो इट इज सच इंपॉर्टेंट थिंग। ओह! सर बताइए, शिलाजीत और वियाग्रा जिसका बहुत कॉमनली हम देखने को मिलता है, क्या इससे सेक्सुअल प्रॉब्लम फिक्स एक्चुअली में हो पाती है? देखिए, शिलाजीत और व्याग्रा एक बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं। जी। शिलाजीत क्या है? कभी हब है। इट्स नॉट एग्जैक्टली हर्ब, ओके। इट इज नॉट एग्जैक्टली हर्ब। ये पहाड़ों के ऊपर एक एक सिक्रीशन होता है, हुँ, ठीक है, जो कि हिमालय में मिलता है और भी दुनिया के कई हिस्सों में मिलता है। धीरे धीरे ये सिक्रीशन होके हार्ड हो जाता है, हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ, और उसको लोग लाके और उसको यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं हुँ, हुँ, एनर्जी एनहांसमेंट के लिए, एज एफ्रोडिजियक, हुँ, या फिर अपनी सेक्सुअल एनर्जी बढ़ाने के लिए। ओके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप ये समझने की कोशिश जी। कीजिए। अब इतने समय के बाद पहली बात तो इसकी डोज कितनी होती है ये बताइए, कितने लोगों को मालूम है? इसकी डोज होनी चाहिए 300 टू 500 मिलीग्राम। ओके। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो ये आपको रियली बहुत हार्म कर सकती है। जैसे? जैसे आपका लिवर टॉक्सिसिटी हो सकती है, ओह! या इट कैन किल यू। माय गॉड! या इसके अलावा इसके अंदर, क्योंकि आप ये मैंने आपको बताया ये हुँ, ओपन के अंदर पहाड़ों पे मिलती है, हुँ, हुँ, तो इसके अंदर बहुत सारे जर्म्स आ जाते हैं। जर्म्स, बैक्टीरिया सब जर्म्स, बैक्टीरिया, हुँ, फंगस, इस तरह की ग्रोथ हो जाती है। राइट, सो आपको प्योरीफाइड शिलाजीत लेनी चाहिए, और वो सिर्फ एक जनरल हर्ब है। इससे आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक नहीं होता है। ओके। जबकि जो व्याग्रा है ये एक हुँ, टेस्टेड ड्रग है, जिसको हम हमारे एलोपैथी में बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ओके। एविडेंस इसका है, इसके लिए बहुत सारे टेस्ट किए गए हैं, रिसर्च की गई है। इट हैज फाउंड टू इम्प्रूव द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हैज इम्प्रूव्ड इन मोर देन 70% ऑफ केसेस। हम ये भी यहाँ पे भी ईमानदारी से ये बताते हैं कि व्याग्रा आपको 100% केसेस में फ़ायदा नहीं करती, 70 टू 75% केसेस में फ़ायदा करती है। ओके। बाकी लोगों में हमें दूसरे तरीकों की ओर जाना पड़ता है। तो व्याग्रा डज हेल्प इन 70 टू 75% ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो क्या वियाग्रा डायरेक्ट केमिस्ट की शॉप से
ली जा सकती है या किसी डॉक्टर की इंडिया प्रिस्क्रिप्शन? में डेफिनेटली ली जा सकती है। इंडिया में आप कुछ भी ले सकते हैं। कितना कितना डोज होना चाहिए, कितना एमजी होता है, हु विल डिसाइड? वियाग्रा की जो टैबलेट है वो 50 और 100 मिलीग्राम में आती है। ओके। पर मेरा तरीका ये है कि जनरली स्पीकिंग मैं 25 से शुरू करता हूँ। हम्म। और आपको इसकी इंस्ट्रक्शन सही होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वियाग्रा जैसी दवाई को कैसे यूज़ करें, ये कब फेल हो जाती है। वियाग्रा लेने के बाद यदि आप टाइम पूरा नहीं देते हैं, मतलब आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स से अगर आप इस वियाग्रा लेने के बाद तुरंत कोशिश करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू फेल। ओके। क्योंकि हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटे का इंटरवल चाहिए। ओके। यस, आपको प्रेफरेबली खाली पेट लेना चाहिए। खाली पेट। खाली पेट लेना चाहिए। यू शुड नॉट टेक अल्कोहल, यू शुड ट्राई टू अवॉइड अल्कोहल, राइट। और वियाग्रा लेने के बाद आपको एडिक्वेट फोर प्ले करना बहुत ज़रूरी है। इसी वियाग्रा अपने आप से कुछ नहीं करती। वियाग्रा अपने आप से कुछ नहीं करती। ओके। होता क्या है कि आपके पेनिस में एक गैस पैदा होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट। नाइट्रिक ऑक्साइड से आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है, खुल जाती हैं, जिससे उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से आपको इरेक्शन होता है, राइट। अब ये नेचुरल कोर्स में इस सर्कुलेशन को एंड करने के लिए एक मॉलिक्यूल बनता है, राइट। अब वियाग्रा ये करती है कि उस मॉलिक्यूल को वो खत्म नहीं होने देती, राइट। उसका मेटाबॉलिज्म वो नहीं होने देती, तो वो उसके अंदर उसका लेवल बढ़ा रहता है और आपको इरेक्शन हुआ रहता है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पेनिस में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस तो होनी ही चाहिए। और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस कैसे आती है? फोरप्ले से। फोरप्ले से आपकी ब्रेन के अंदर एक्टिविटी होती है, बॉडी में एक्टिविटी होती है, और आपके पेनिस में ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस पैदा होती है एंड यू गेट ए इरेक्शन फोरप्ले के बाद, राइट। यूँ समझ लीजिए वियाग्रा जो आप लेते हैं वो इस इरेक्शन को वापस नहीं जाने देती। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें। कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम क्या है सर मेंस में? देखिए, सबसे ज़्यादा कॉमन की मैं बात करूं तो आई वुड से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मैंने अपने प्रैक्टिस में आई हैव ट्रीटेड ऑलमोस्ट 35,000 पेशेंट्स, और ऑलमोस्ट आई वुड से मोर देन 90% केसेस को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ही था। ओके। इट इज़ सो कॉमन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जनरली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के साथ एसोसिएटेड होता है, अलग से भी होता है लेकिन बहुत कम केसेस में। मोस्ट कॉमन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। ऑलमोस्ट अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो अगर आप जनरल पॉपुलेशन के अंदर अगर आप रिसर्च करते हैं तो यू विल फाइंड ऑलमोस्ट 35 to 40% केसेस के अंदर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मिलेगा। एंड व्हाट अबाउट फीमेल्स? उनमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक तो डिजायर की प्रॉब्लम, सॉरी, सेक्स की इच्छा ना होना, ओके, डिजायर की प्रॉब्लम। दूसरा हो सकती है अराउजल की प्रॉब्लम, उनको एक्साइटमेंट नहीं होती है। और फिर उनको हो सकती है ऑर्गाज्म की प्रॉब्लम, उनको ऑर्गाज्म बराबर नहीं होता है। यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि नॉर्मल अगर हम बात करें तो 2/3 फीमेल्स में ही केवल ऑर्गाज्म होता है, नॉर्मली ओनली 100% फीमेल्स में ऑर्गाज्म नहीं होता, और ये एक परफेक्टली नॉर्मल चीज है। इट्स नॉर्मल। अगर किसी फीमेल में ऑर्गाज्म नहीं हो रहा है, प्लीज डू नॉट लेबल हर एज इल, शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। क्या सेक्स करने की कोई एक उम्र होती है कि इस एज के बाद में सेक्स नहीं हो सकता है? कोई उम्र नहीं होती है। यू स्टार्ट जनरली एट द एज ऑफ 15, ओके, और यू कैन कंटिन्यू टिल यू वांट। ओके, व्हाट आई मीन टू से, इसका मतलब ये है आप पूरी तरह से फिट हैं। ओके। आपको देखिए, जनरली सेक्स प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं? आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे आपको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। 100 तरह की जैसे एजिंग के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आती हैं, वो प्रॉब्लम हो जाती हैं। आपका एज के साथ कुछ शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। यू डोंट कीप योर सेल्फ फिट। मेन चीज़ ये है कि अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं, अपनी डाइट पे ध्यान रखते हैं, आप बैलेंस डाइट लेते रहते हैं, एडिक्वेट स्लीप लेते हैं,
मैं यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ स्लीप को. एडिक्वेट एंड गुड क्वालिटी स्लीप फॉर 7 to 8 hours. ओके. अगर आप ये लेते रहते हैं, यू स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, राइट. अल्कोहल या कोई भी Smoking. ऐसे नशे से आप दूर रहते हैं और डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो और आपके पास ज़्यादा लंबे एक समय तक कर पाओगे आप. और आपके पास एक विलिंग पार्टनर अवेलेबल है, राइट. तो यू कैन हैव सेक्स टिल 100 years of age, नो प्रॉब्लम. सर, कुछ दिन पहले एक रील बहुत वायरल हुई थी कि वजाइना में दही वाले बैक्टीरिया होते हैं. इसमें कितना सच है? कुछ सच है, अच्छा. कुछ सच है. देखिए, हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे बैक्टीरिया नॉर्मल होते हैं. जैसे आपकी स्किन के ऊपर पूरे बैक्टीरियल फ्लोरा होते हैं जो आपकी स्किन को बचाते हैं इन्फेक्शन से. आपके जेनाइटल एरियाज में, ओके. फीमेल्स के विजाइना में, आपके मुंह के अंदर, जो भी आपके ऐसे एरियाज हैं उसके अंदर एक लेयर कोटिंग होती है बैक्टीरिया की. राइट. वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं. दे सेव अस फ्रॉम सो मेनी इन्फेक्शंस, सो मेनी प्रॉब्लम्स. अगर कुछ लोग, जैसे उदाहरण के लिए कुछ फीमेल्स होती हैं जो अपने जेनिटेलिया को बहुत ज़्यादा रब करती हैं, बहुत ज़्यादा धोती हैं, दे फॉल इनटू ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्फेक्शंस, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनके ये बैक्टीरिया आजकल तो वॉश आउट हो जाते हैं. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, वीवॉश है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट Those are very dangerous. These are very dangerous. आपको These are not hygienic. These are not scientific. आपको अपने जेनिटेलिया को कैसे क्लीन रखना चाहिए, इस बारे में एक अलग से बात हो सकती है. ये बारे में ये सब लोगों को नहीं पता है. आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल से उसको वॉश नहीं करना है, उसको बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है. आपको आपका जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उसको छोड़ना है, बिकॉज दे आर योर फ्रेंड्स. तो एक्चुअली वो जो बैक्टीरिया की हम बात कर रहे थे उसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया दही में भी होता है. ओके. और वैसे ही नाम का बैक्टीरिया आपके विजाइना में भी होता है. हालांकि उसकी लैक्टोबैसिलस के बाद की जो स्ट्रेन है वो अलग होती है. इट्स नॉट कि भी आप अपने विजाइना को दही से साफ करने लग जाएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. लेकिन ये बात सच है. यस, दीज आर फ्रेंड बैक्टीरिया. राइट. जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आजकल बहुत कॉमन हो गया है और मोस्टली यंग एज में भी हो रहा है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं कि यंग एज में इतना कॉमन हो रहा है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन? देखिए, यंग एज में जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है उसके जनरल की अगर हम बात करें तो रीजंस कुछ अलग होते हैं, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके रीजंस थोड़े थोड़े अलग होते जाते हैं. ओके. अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को समझने की कोशिश करें कि उसके कारण क्या क्या होते हैं, तो उसको दो हिस्से में बांट सकते हैं. एक तो होते हैं साइकोलॉजिकल रीजंस, ओके. दूसरे होते हैं फिजिकल रीजंस. हालांकि इस क्लासिफिकेशन को आजकल नहीं माना जाता है, लेकिन हम इसको समझने के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं. ठीक है. अब साइकोलॉजिकल रीजंस जो होते हैं वो यंग एज में ज़्यादा होते हैं. राइट. और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है साइकोलॉजिकल रीजंस वो फोर्स रहते हैं, लेकिन फिजिकल रीजंस जो हैं उसके एडिशन होती जाती है. जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कार्डियक प्रॉब्लम है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं. राइट. तो यंग एज में अगर हम बात करें तो आजकल आप खुद सोच के देखिए कि यंग एज में जो हमारी यंग एज पॉपुलेशन है वो किन किन स्ट्रेसेस से गुजर रही है. राइट. नौकरी की प्रॉब्लम है, उनको कमाने की प्रॉब्लम है, पढ़ाई की प्रॉब्लम है, कभी ये टेंशन है, कभी वो टेंशन है, और इन सब की वजह से उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस होते हैं. यही नहीं, उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होती हैं कि हम ऐसा करेंगे. उनको पूरी जानकारी नहीं होती है सेक्स क्या है, क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नॉर्मल सेक्स क्या है, उनको इस चीज़ का नहीं पता होता है. एंड दोज आर द रीजंस जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस यंग एज में मिलती हैं. राइट. एक बात और देखने को मिलती है, यंग एज में पोर्न एडिक्शन बहुत देखने को मिलता है. इसके क्या नुकसान हैं और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? पोर्न एडिक्शन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है विद द यूज ऑफ इंटरनेट जो कि फ्रीली अवेलेबल है. पोर्न एडिक्शन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है. आप जब पोर्न देखते हैं तो आपका माइंड, आपका जो ब्रेन है वो एक्साइट होता है. राइट. एक्साइट होने से आपके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं डोपामिन. जी. राइट. डोपामिन जब आपके ब्रेन में रिलीज होता है तो दैट गिव्स यू अ किक.
जिसको आप हाई फील करते हैं, यानी आप यूँ समझिए प्लेजर जो फील होता है, प्लेजर फील करते हैं, प्लेजर जो फील राइट होता है, राइट, दैट इज व्हाई यू एंजॉय वाचिंग पॉर्न, porn, right? So what happens? ये जो डोपामिन है बड़ा क्विक होता है जो आप इसको कर रहे हैं, जी, राइट? अब अगली बार फिर देखते हैं, जब आपको इतना अच्छा लगता है तो आप जल्दी से दोबारा देखना चाहते हैं, राइट राइट, दोबारा देखना चाहते हैं, उस प्लेजर को continuously अगेन देखते हैं। एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सो व्हाट हैपेंस, आपका ब्रेन इसके लिए एडिक्टेड हो यूज्ड जाता टू हो जाता है, राइट राइट राइट, आपको उस डोपामिन का कोई असर नहीं होता है। अब होता है इसका नुकसान ये है कि आप जब रियल सेक्स करने लगते हैं जी, तो आप उस तरह की ही चीजें आप एक्सपेक्ट करते हैं, करेक्ट, आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन ऐसी कर लेते हैं कि जैसा उसके अंदर कोई परफॉर्म कर रहा है, 1 घंटे परफॉर्म कर रहा है तो आप भी वैसा ही वैसे करेंगे, ही करेंगे, बिकॉज दे थिंक दैट दिस इज रियल सेक्स, दैट इज रियल सेक्स, whereas that is not real sex, राइट? सो इसका सबसे बड़ा नुकसान रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं, आपका माइंड जो है इसके लिए यूज टू हो जाता है। सो उसका नुकसान ये होता है कि जब आप रियल सेक्स इंटरकोर्स कर रहे होते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो वो जो आपको एक्साइटमेंट या वो जो अराउजल आपको जल्दी से नहीं होता है, सो दैट विल लीड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ओके ओके ओके, ठीक है सर। पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जब उनको मालूम चलता है कि उनके जो बच्चे हैं दे आर पोर्न एडिक्टेड, तो उनको कैसे बिहेव करना चाहिए बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि वो जानते हैं सब कुछ, लेकिन उन्होंने भी कभी अपनी लाइफ में ये सब नहीं देखा होता। जनरली स्पीकिंग, सेक्स एक बिल्कुल नॉर्मल एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ का, और आपके बच्चों ने इसके बारे में जानकारी हासिल करनी ही करनी है। वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जितना इसको डिले किया जाए, उनको ये ख्याल होता है कि अगर इसको सेक्स का पता लग गया तो ये एक्सपेरिमेंटेशन करेगा या सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर ये इंडल्ज हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट रियली दे आर स्केयर्ड ऑफ। जबकि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। द बेस्ट थिंग इज जब अप्रोप्रिएट एज हो। व्हाट इज अप्रोप्रिएट एज? आई वुड से हाई क्लास, हाई स्कूल, दैट इज अप्रोप्रिएट एज। अप्रोक्सीमेट 18 years, not 18 years, I would say 14-15 is the right age. 14-15, yeah, 14-15 is the right age. उसके अंदर आप बैठ के उसको धीरे धीरे स्लोली उसको ये सब चीज़ें बताएं। अब यहाँ पे आपको भाषा ऐसे इस्तेमाल करनी है जो एक अप्रोप्रिएट हो। बातें सारी बतानी है लेकिन भाषा उसकी सही होनी चाहिए, राइट? मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स भी आते हैं जो ऐसा उनको प्रॉब्लम होती है कि उनको इंटरकोर्स करते हैं, उनके बच्चे ने देख लिया या वो देख सकता है, तो वो क्या करें, हाउ टू फेस दैट चाइल्ड। द आंसर इज़ वेरी सिंपल। उनको आप सीधे शब्दों में बताइए कि देखिए बेटा, मम्मी पापा का भी एक प्राइवेट लाइफ है, ठीक है, हमें प्राइवेसी चाहिए, राइट? और वो सब काम हम आपके सामने नहीं कर सकते जी। उनको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भाषा काफ़ी है। और आप यकीन मानिए बच्चा आपसे ज़्यादा समझ जाएगा, वो आपसे ज़्यादा समझदार है इन चीज़ों में, बिकॉज ऑलरेडी ही हैज़ मच मोर नॉलेज अबाउट सेक्स देन यू। सेक्स एजुकेशन की कहीं ना कहीं इंडिया में कमी है, बहुत तो हमने कभी पढ़ी है ना, शायद हमारे बच्चे आज की डेट में सेक्स एजुकेशन को पढ़ाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि हमने नहीं पढ़ी है तो हमें पढ़ाना बताना भी नहीं आ रहा है। शायद आपको ये बात नहीं मालूम हो, एक बार एक राज्य ऐसा है हमारा, महाराष्ट्र जी, जहाँ पे इस तरह की कोशिश की गई थी। स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन की स्टार्ट किया गया था, राइट? इसकी किताबें भी छप गई थी, स्टार्ट भी हो गया था। देन इट बिकेम ए पॉलिटिकल इशू। ओह हाँ, और ये इमीडिएटली बैन भी हो गया। इसकी बहुत ज़्यादा कमी है, इसके बारे में हमें खुलकर बात करनी चाहिए, पेरेंट्स को बात करनी चाहिए, टीचर्स को बात करनी चाहिए। अब बच्चों की आप क्या बात करते हैं, टीचर्स भी इसके लिए ओपन नहीं है। जब उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाना होता है तो सब मोस्टली टीचर्स जो है वो इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। They are not comfortable about talking about penis, about vagina. They are not comfortable. Right. बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना? तो उनको भी सेक्स एजुकेशन की जरूरत है, बच्चों को भी जरूरत है। आई फील मोस्टली लोगों को सेक्स एजुकेशन की जरूरत है। राइट। सर कुछ ऐसे कोई सप्लीमेंट हैं जो सेक्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं? There is no supplement. Okay. There is no supplement. There can be only 3 things that can help you in improving your sex life. One is, as I told, अच्छी स्लीप, क्वालिटी स्लीप, अच्छी क्वालिटी स्लीप, राइट, एक्सरसाइज, स्टेइंग अवे फ्रॉम ड्रग्स। ओके, दीज आर 3 थिंग्स, राइट। आजकल यंग एज में देखने को मिलता है कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं?
उसके काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं, हम्म, फिज़िकल हो सकते हैं। अगर हम फिज़िकल बात करें तो मल्टीपल पार्टनर्स होने से आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के रिस्क रहता है, जो कि काफ़ी सीरियस हो STD। सकते हैं, एसटीडीज़, जो कि काफ़ी सीरियस भी हो सकते हैं। और साइकोलॉजिकल बात करें तो आपकी कोई कमिटमेंट अगर एक के साथ नहीं है, हम्म। तो फिर यू लर्न चीटिंग, ओके। चीटिंग आप करते हैं और सेटिस्फेक्शन आपको जल्दी से सेक्स में नहीं होता है। जी। तो मल्टीपल पार्टनर्स का सी इट इज़ मोर ऑफ ए मॉरल इशू ज़्यादा है। हम्म। अब क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। मल्टीपल पार्टनर्स किसी के लिए हो सकता है सही हम्म। हो सकता है किसी के लिए, पर जनरली स्पीकिंग मल्टीपल पार्टनर्स होने से इसके प्रॉब्लम्स रहती हैं, जी जी। मल्टीपल प्रॉब्लम्स रहती हैं। हम्म। सर जैसा भी आपने बताया कि प्री मैच्योर एजुकेशन मेंस में मोस्ट कॉमन है, और ये अभी की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत टाइम से प्रॉब्लम है। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, अभी लेटेस्ट साइंस ने क्या डेवलपमेंट किए हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी आई है टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम? देखिए हम लोग जो अपने हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, जी। एक तो लेटेस्ट में जो मेडिसिन्स देते हैं, एक तो साइकोथेरेपी करते हैं, सेक्स थेरेपी करते हैं और अलग अलग तरह के स्प्रेज होते हैं, ये तो जनरली यूज़ करते हैं। हम्म। इसके अलावा हम आजकल सर्जरी करते हैं, ओके। फ्रेंडब्रॉटमी। तो पेनिस का आगे का हिस्सा काफ़ी सेंसिटिव होता है, ग्लांस का हिस्सा। हम्म। तो हम जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा होता है हम्म। उसको सर्जरी कर देते हैं, जिससे वो थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है और उसकी सेंसिटिविटी घट जाती है। इसके अलावा फिलर्स भी आजकल आते हैं, जिसके अंदर पेनिस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ओके। ग्लांस के अंदर, तो उसकी सेंसिटिविटी घटने से टाइम बढ़ जाता है। हम्म। ये रिसेंट डेवलपमेंट्स यू हैं। आर टॉकिंग अबाउट द पी शॉट? नो, पी शॉट इज डिफरेंट। पी ओके। शॉट यस, ओके। मैंने अपने प्रैक्टिस में ये भी देखा है कि पी शॉट लगाने से भी, यूज़ करने से लोगों के टाइम में फ़र्क पड़ता है। तो ये कितनी ड्यूरेशन तक वर्क करता है पी शॉट? ये कहना मुश्किल है, पर जनरली एटलीस्ट डिपेंड्स ऑन फॉर 2 पर्सन to टू 3 पर्सन। years, या 2 to 3 years, मे बी मोर। मे बी मोर। राइट। सर जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे क्वैक्स हैं, अनक्वालिफाइड, दे से देमसेल्फ कि दे आर द डॉक्टर एंड दे आर ट्रीटिंग दिस सेक्सुअल डिजीज, राइट? तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं पेशेंट्स को? यू कैन लूज योर सेक्स पावर, यू कैन बिकम इम्पोर्टेंट, ओह माय गॉड। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम से आप गए थे, आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। यू कैन लूज योर मनी, यस डेफिनेटली। ये सबसे बड़े नुकसान है। एंड जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, कम होने फ्रस्ट्रेशन को आपकी बढ़ बढ़ जाएगी, जाएंगे, आपको बिकॉज ऐसा वी आर। लगने लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम तो ठीक हो ही नहीं सकती है। राइट राइट राइट। राइट, तो जो कि एक गलत बात है। अगर आप एडिक्वेटली ट्रेंड और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेक्स प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट 100% टाइम्स ट्रीटेबल होती हैं। दीज आर ऑल ट्रीटेबल। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज ए 100% ट्रीटेबल कंडीशन। इसको हम मेडिसिन, जो कि आपको पता है, व्याग्रा देते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। इट कैन बी इंट्रापिनाइल इंजेक्शन, इट कैन बी वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस, और अल्टीमेटली सर्जरी, पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी, जो कि इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी परचेज करते हैं इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या वो सही है? देखिए, ऑनलाइन परचेज करने में सबसे बड़ा रिस्क होता है कि आप काउंटरफीट ड्रग या कोई ऐसी नकली दवाई आप ले सकते हैं। दूसरी बात, आपने जिससे ली है वो कितनी इफेक्टिव है या नहीं है, देने वाला टेस्टेड है, कौन है, प्रूवन है या नहीं है? टेस्टेड है, प्रूवन है। मैं तो यही कहूँगा कि आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए और जी। फिर जो वो मेडिसिन देते हैं वो लीजिए। हम्म। डोंट फॉल इन दिस ऑनलाइन मेडिसिन एंड ऑल दिस। ये साइंटिफिक चीज़ नहीं है। सो थैंक्स टू डॉक्टर सतीश फॉर गिविंग अस योर प्रीसियस टाइम, और आपने बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है, हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर की है। डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत काम आने वाली चीज़ है, और हमने एक ऐसे टॉपिक पे बात की है आज जिसको जनरली लोग अवॉइड करते हैं। तो आपका फाइनल मैसेज क्या रहेगा सभी के लिए? देखिए, 2-3 बातें हैं समझने की। पहली बात तो ये है कि सेक्स प्रॉब्लम बड़ी कॉमन बात है। हमें इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और ये एक ट्रीटेबल कंडीशन है। अगर आप इतना याद रखें तो आप कई सारी प्रॉब्लम से अपने लाइफ में बच सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर।